हेलो। हेलो स्टूडेंट, देखिए मैकेनिक्स के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, इसके बाद फिर कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ा, और फिर देखिए क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़े हैं। वर्क के बारे में पढ़ा, यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, और हम अपना लेक्चर प्रोसीड करें इससे पहले एंगुलर मोमेंटम में एक पार्ट था जिसको हमें समझाना था, वो हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए एंगुलर मोमेंटम जो है, देखिए मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एन एंगुलर मोमेंटम। इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर जे एंड डिफाइंड बाय इक्वेशन दिस आर क्रॉस पी। ठीक है, यहाँ पे हमने आर क्रॉस पी और पी की वैल्यू एम इंटू वी लिखी थी। देखिए यही होता है मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जो आपका एम इंटू वी के बराबर है, और मास जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये यहाँ से आउटसाइड हो गया, और वेक्टर आर क्रॉस वी कुछ इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर इसको हमने ओमेगा दे दिया था, पर ध्यान दीजिएगा ओमेगा लिखा था हियर, ओमेगा इक्वल टू आर क्रॉस वी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जनरली नहीं होता। ठीक है, ये जो फार्मूला लिखा गया ओमेगा इक्वल टू आर क्रॉस वी, ये इन जनरल नहीं सही होता, ये केवल सर्कुलर मोशन के लिए होता है। ठीक है, फॉर सर्कुलर मोशन ओनली। ठीक है, केवल सर्कुलर मोशन के लिए होता है जिसमें आर और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ठीक है, तभी ये ऐसा केस बनता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर दे रहे हैं, ये पार्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। जे की वैल्यू केवल यहीं तक आप जानिए तो ज़्यादा ठीक है, जनरली नहीं होता ये फार्मूला जनरल केस के लिए ट्रू नहीं है, यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं, आप यहीं तक इसको जानिएगा, एंगुलर मोमेंटम वाले पार्ट को एम इंटू आर क्रॉस वी होता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहीं तक इसको समझिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, हम लोग जो अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो क्या है, कौन सा टॉपिक है। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन क्या होता है, देखो रोटेशनल मोशन, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। ध्यान दीजिए, आपके सिलेबस में जो नाम है इस टॉपिक का, रोटेशनल मोशन अंडर 2 and 3 डायमेंशन। ठीक है, वो एक ही में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी या रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, ये नाम दे सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है उसके बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए रिजिड बॉडी क्या होती है, कोई बॉडी रिजिड बॉडी कब कही जाएगी, उसकी अपनी खुद की डिफिनीशन है, वो क्या है। देखिए अ रिजिड बॉडी, a rigid body is a system of particle, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बनी है। किस टाइप के पार्टिकल्स हैं, a rigid body is a system of particles in which a rigid body is a system of particles in which the relative positions of the relative positions of the particles remain fixed. Remains fixed. ठीक है, ध्यान दीजिए, यानी कि रिजिड बॉडी कोई है वो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें रिलेटिव पोजीशंस पार्टिकल्स के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो फिक्स हैं। जैसे कोई हम बॉडी बना ले रहे हैं सिंपल सी, ढेर सारे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है, कुछ इस तरह से पार्टिकल्स हैं इस बॉडी में। ठीक है, ध्यान दीजिए, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं इस बॉडी में, और कुछ पार्टिकल्स को हमने इस तरह से डॉट लाइन से डिनोट किया है। यहाँ पर क्या है कि जो दो पार्टिकल्स या
बिटवीन टू पार्टिकल्स या टू एंड मोर पार्टिकल्स जो रिलेटिव पोजीशंस हैं वो क्या है, वो फिक्स है। ठीक है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की पोजीशन, या इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन, ये आपस में फिक्स है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रही है, यही ध्यान देना आपको। रिजिड बॉडी में ये प्रॉपर्टी है कि रिलेटिव पोजीशंस जो हैं पार्टिकल्स की वो फिक्स हैं अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये डिफिनीशन है, यानी एक्सटर्नल फोर्सेस के एप्लीकेशन के बाद, यानी इस पर हम फोर्स लगाएं एक्सटर्नल फोर्स, इसके बाद भी इनके रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंजिंग ना दिखे। ठीक है, पर इस तरह की कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, यानी परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं होती है। जब भी किसी बॉडी पर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर ठीक ठाक अमाउंट का फोर्स अप्लाई करें तो उस बॉडी के पार्टिकल्स आपस में मूव करेंगे, उनकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं रहेगी। और जनरली हर एक बॉडी के जो एटम्स होते हैं, जिन एटम्स से मिलकर के बनी हुई बॉडी है, जो पार्टिकल्स हैं वो रोटेट करते हैं, आपस में वाइब्रेट करते हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है, यानी कोई बॉडी जिस पार्टिकल से मिलकर के बनी, जो हमने जंक्शन लिया, मान लीजिए एटम्स के अकॉर्डिंग ले या मॉलिक्यूल मान लें, अलग अलग मॉलिक्यूल, वो सब के सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वाइब्रेशन करते रहते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। हर एक बॉडी कुछ इस तरह के मोशन करती है। तो यानी परफेक्ट रिजिड बॉडी या आइडियल रिजिड बॉडी कुछ नहीं होती है। सारी की सारी बॉडी जो पार्टिकल्स हैं उसके, उनकी रिलेटिव पोजीशंस हैं वो फिक्स नहीं होगी। बट हम यहाँ पे फिजिक्स में ये आइडियल डिफिनीशन लिख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे और जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे उनको समझेंगे क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स that a rigid body, this means that a rigid body, this means that a rigid body maintains its shape during the motion, maintain its shape during motion, यानी कि मोशन के दौरान ये बॉडी अपने शेप को फिक्स रखती है, उसका शेप बदलता नहीं। यानी सर्कुलर है तो सर्कुलर ही रहेगी, या रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर रहेगी, ट्रायंगुलर है तो ट्रायंगुलर रहेगी। जिस टाइप की है रैंडम शेप है तो वो रैंडम शेप उसी तरह का बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये नहीं कि ये पार्ट कभी आगे निकल आए, ये अंदर धस जाए, इस तरह का कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो देखने में कुछ इस तरह से रहेगी। ठीक है, पर इनके इंटरनल फोर्सेस की वजह से, वाइब्रेशंस की वजह से इनके पार्टिकल फिक्स तो नहीं होते। पर आउटसाइड से आप देखेंगे तो रिजिड बॉडी पर अगर हम लोग हैवी अमाउंट का फोर्स ना लगाएं, सिंपल फोर्स लगाएं, तो उसका शेप फिक्स दिखता है। ठीक है, नॉर्मल फोर्स की कंडीशन में। तो इस तरह से है, ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी बॉडी परफेक्ट रिजिड बॉडी नहीं होती है। ठीक है, अब इसी बॉडी का रोटेशनल मोशन हमें पढ़ना है। देखिए, इसी बॉडी के रोटेशनल मोशन को हमें स्टडी करना है। Now let us consider a rigid body rotating with an angular velocity omega. Rotating with an angular velocity omega. ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, यानी एंगल किस एक्सिस के अराउंड, जो एंगल हम लेंगे किसी एक्सिस के अराउंड, वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से बदल रहा है, उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। अबाउट एन एक्सिस ए बी, ठीक है, पासिंग थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ओ, पासिंग थ्रू a
फिक्स्ड पॉइंट ओ। चलिए कोई रिजिड बॉडी बना लीजिए, मान लेते हैं एक रैंडम शेप की रिजिड बॉडी है, कोई फिक्स या कोई जाना पहचाना फेमिलियर शेप नहीं है, इसका कुछ नाम नहीं दे सकते, रैंडम शेप है कोई, और एक एक्सिस इसके अबाउट हम लोग पास आउट कराएं। देखिए ये एक्सिस जो है उसका नाम क्या है, ए बी। ठीक है, इस एक्सिस का नाम है ए बी। ये एक्सिस इस बॉडी के बीच से जा रही है, एक तरीके से समझिए, परफेक्टली बीच से जा रही है कि नहीं, पर इसके अंदर से जा रही है। ठीक है, और इस एक्सिस पर कोई पॉइंट है ओ, कोई पॉइंट ओ है जहां से ये एक्सिस पास आउट कर रही है, ये पॉइंट फिक्स्ड है। ठीक है, पॉइंट ओ जो है वो आपका फिक्स पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ओ आपका फिक्स पॉइंट है। इसको हम लोग और थोड़ा सा अच्छे से बना लें ताकि समझाने में आसानी हो। कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से एक्सिस है आपकी, नाम है ए और बी। यहां पर कहीं पॉइंट ओ है, जो पॉइंट आपका फिक्स है। ठीक है, ये पॉइंट ओ आपका फिक्स है। और क्या इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, देखिए ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ध्यान दीजिएगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, the direction of angular velocity omega will be along the axis of rotation AB, axis of rotation ए बी। ठीक है, इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की डायरेक्शन जो है इस एक्सिस के अलांग है, ए बी के अलांग। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन मान लो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑल द particles of the body will move in circular path। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही गई है, सभी जो पार्टिकल्स हैं इस बॉडी के सब सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे। यानी कोई पार्टिकल ले लिया जाए और उसकी ट्रेजेक्टरी देखी जाए तो कैसा लगेगा कि ये सर्किल बना रही है एक। ठीक है, यानी हर एक पार्टिकल कुछ इस तरह से सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। जो हर एक पार्टिकल है वो आपका कुछ सर्कुलर मोशन बनाता हुआ दिखेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए अगर कोई पार्टिकल हम यहां पे ले लें, कोई पार्टिकल यहां पे ले लें P, तो वो क्या करेगा, कैसा दिखेगा, देखो उसका मोशन, जो उसका पाथ मोशन दिखेगा कुछ इस तरह से। मान लो ये इनर पार्ट है इसका,
ध्यान दो। कुछ इस तरह से ये मोशन इसका दिखेगा, ठीक है। ये ऊपर डॉटेड लाइन है, इसका इंटरनल पार्ट है पीछे की तरफ से, ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने कंटिन्यूअस लाइन बनाई हुई है ये फ्रंट वाला मोशन है। कुछ इस तरह से एजम्पशन लीजिए आप, समझिए, ठीक है। ये अगर बॉडी रोटेट करेगी इसी तरह से इसका हर एक पार्टिकल, जितने पार्टिकल होंगे सब के सब सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस बॉडी के रोटेशन के साथ एक इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखेंगे, उसका पाथ देखेंगे, वो सर्कुलर पाथ दिखेगा आपको, ठीक है। यही कहने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। अबाउट all particles will move in circular path about the axis AB, यानी एक्सिस AB के अबाउट सभी के सभी पार्टिकल क्या होंगे, सर्कुलर मोशन करते हुए दिखेंगे, ठीक है। यहां पे हमने कोई रैंडम पार्टिकल P ले लिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा हम पोजीशन जो है पॉइंट O की थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं, यहां पे, ठीक है। अब देखिए ये पोजीशन है पॉइंट O से पॉइंट P की। यहां पे एक और हम लोग लाइन ड्रॉ करें, P से पॉइंट O को मिला दीजिए और P से एक्सिस पर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये दो लाइन हम लोग यहां पे और अंदर ड्रॉ कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए दो अनदर लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, P से इस एक्सिस पर परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर ले रहे हैं और जिसका नाम हम दो लोग दे रहे हैं, P से एक्सिस पर जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वो C है और P से O एक लाइन मिला दिया है हमने, जिसको हम लोग वेक्टर R से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर R है आपका, ये पॉइंट O पर अगर हम लोग ओरिजिन लेकर के चले, यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए, ये पोजीशन वेक्टर R है पॉइंट P का पॉइंट O के रेफरेंस में, ठीक है। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है पॉइंट O के रेफरेंस में, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में जो है वो वेक्टर R है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और P से इस एक्सिस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो पॉइंट C पर है, ठीक है। ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये जो पॉइंट P है इसका पोजीशन वेक्टर R एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये बातें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। लेट एट एनी इंस्टेंट, इन बातों को हम लोग ठीक तरीके से लिख लें एक प्रॉपर वे में। लेट एट एनी इंस्टेंट वेक्टर R बी द पोजीशन वेक्टर of a particle P. Let at any instant vector R be the position vector of a particle P of the body if the length of the perpendicular drawn from P, if the length of perpendicular drawn from P to the axis AB B or not, ठीक है। AB B or not इक्वल टू PC, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, ये जो लेंथ है, मान लेते हैं R नॉट लेंथ का परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इसकी लेंथ है जो है वो R नॉट है, ठीक है। यानी P और P से लेके C तक की डिस्टेंस जो है वो R नॉट है, ठीक है। देन
C will be the center of the circle described by the point P। यानी पॉइंट P जो है वो जो सर्किल डिस्क्राइब कर रहा है, इसकी ट्रेजेक्टरी जो है उसका जो सेंटर होगा वो C होगा। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये और इधर होता तो ज्यादा ठीक लगता, सेंटर में दिखता, पर ये मान के चलिएगा ये सर्कुलर मोशन जो हो रहा है इसका सेंटर C है। ठीक है, यहाँ पे ये शेप थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, ये हिस्सा अधिक है ये कम है, पर यहाँ पे ये मान के चलिएगा, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल P कितना होगा स्पीड, देखो इस पार्टिकल P की स्पीड कितनी होगी, ओमेगा इंटू आर नॉट। ये कैसे लिखी गई है, ध्यान दो, ओमेगा जो होता है वो आपका वो क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, यानी डी थीटा बाई डी टी। एंगल जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज हो रहा है, ये होता है ओमेगा। मान लीजिए देखो, कोई पार्टिकल है वो किसी पाथ पर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर। ठीक है, मान लेते हैं कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहां से समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा शेप ठीक ठाक हम बनाए तो आपको समझाने में आसानी होगी। ये जो पॉइंट है वो कैसे लिखा गया स्पीड इसकी, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए कोई सर्किल है कुछ इस तरह से, देखिए यहां पर इसका सेंटर होगा। ठीक है, इस सेंटर पर और इस सर्किल पर देखिए कोई पॉइंट P है जो इस सर्किल के अराउंड में, इस सर्किल पर रोटेट कर रहा है, इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, देखिए सेंटर जो है मान लेते हैं C है। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं किसी टाइम पर पार्टिकल P यहां पर इस पोजीशन पर था। ठीक है, और वो एंगल कितना था, मान लो θ1, और आफ्टर वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही स्मॉल टाइम पर ये यहां पे पहुंच जाता है। और अब एंगल जो बन रहा है एक्सिस के साथ, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने ले ली है, उसके अराउंड में ये मान लेते हैं θ2 एंगल बन रहा है। ठीक है, जो ये एंगल बन रहा है वो है θ2। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एंगल आपका θ2 है। ठीक है, थोड़े पतले पेन से हम बनाते हैं, आसानी से दिखेगा। यहां पर पॉइंट सेंटर है और ये कोई एक्सिस है। ठीक है, पार्टिकल P जो आपका है वो किसी टाइम पर मान लीजिए यहां पर है, वो एंगल बना रहा है θ1, और आफ्टर स्मॉल टाइम वो पार्टिकल P इस पोजीशन पर पहुंच रहा है। अब एंगल जो बन रहा है इसके साथ वो है कितना, θ2। ठीक है, अब देखिए ये एंगल θ2 है और इस टाइम ड्यूरेशन को मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम है। ठीक है, बीच में ये ट्रेवल आउट हुआ है, ये पार्टिकल यहां से यहां तक। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं एंगल इक्वल टू क्या होता है, एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो आर्क यहां से क्या आएगी, आर्क मतलब ये डिस्टेंस जो ट्रेवलिंग डिस्टेंस वो कितनी आएगी, एंगल इंटू रेडियस, यही तो आएगी, एंगल इंटू रेडियस। एंगल कितना है, θ2 माइनस θ1।
इतना एंगल उसने ट्रेवल किया है और रेडियस कितनी है, मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस r0 है, तो डिस्टेंस तो वही होगी हर जगह सेंटर से r0 ही होगी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और स्पीड देखिए कैसे लिखी जाती है, स्पीड होती है जो किसी भी पार्टिकल की डिफाइन होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कुछ इस तरह से किसी पार्टिकल की स्पीड हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस यहां पर वो पार्टिकल जो ट्रेवल कर रहा है वो कितनी ट्रेवल करेगा, जितनी इसकी आर्क लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक की, कितनी है θ2 माइनस θ1 इंटू r0, और टाइम कितना लग रहा है, बहुत ही स्मॉल टाइम लग रहा है डेल्टा टी। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है, टाइम इंटरवल डेल्टा टी का, मतलब मान लीजिए t1 टाइम पर ये यहां पे था और t2 टाइम पे यहां पे है, तो डेल्टा टी जो होगा वो क्या होगा, t2 माइनस t1, कुछ इस तरह से डिफाइन कर लिया जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है आपके। ठीक है, जो आपका टाइम होगा वो कुछ इस तरह से डिफाइन है डेल्टा टी। फिर से हम लोग कर रहे हैं डिफाइन, मान लेते हैं किसी टाइम t1 पर यहां पर पार्टिकल की पोजीशन है और आफ्टर टाइम t2 पर यहां पर है। ठीक है, इन दोनों टाइम के बीच में जो अंतर आ रहा है t2 माइनस t1 वो कितना है, डेल्टा टी है। ठीक है, टाइम इंटरवल, इस टाइम इंटरवल के बीच में ये पार्टिकल यहां से लेके यहां तक रोटेट किया हुआ या मूव किया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो θ2 माइनस θ1 जो होगा वो डेल्टा थीटा होगा, यानी डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स, और ये टाइम है जो डेल्टा टी, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, टाइम इंटरवल इस डेल्टा को कुछ इस तरह से बना लीजिए तो अच्छा आएगा। ठीक है, मान लेते हैं डेल्टा टी टाइम। ठीक है, और इंटू r0, और ये जो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी है यही तो एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर थीटा केवल टाइम डिपेंडेंट है तो ये जो पार्शियल डेरिवेटिव दिख रहा है डेल्टा टी थीटा बाई डेल्टा टी, ये क्या हो जाएगा, फॉर लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी जो होगा वो क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी जो होता है वो क्या हो जाता है, ओमेगा बराबर हो जाता है या ओमेगा नॉट के बराबर हो जाता है। इस केस में हम ओमेगा लेके चल रहे हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। तो स्पीड कैसे इस तरह से आया है, एंगुलर वेलोसिटी इंटू r0, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका डेरिवेशन है घुमा फिरा के। ये डेरिवेशन हम केवल आपको समझाने के लिए बता रहे थे, ये जो पार्ट है ये केवल समझने के लिए था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है पर समझना जरूरी है। ठीक है, अब देखो यहां पे इसी ओमेगा r0 को यहां से देखो r0 की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, कुछ क्या लिख सकते हैं, जो वेक्टर r है इसका प्रोजेक्शन लेंगे अगर हम लोग, यहां पर एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करिए। देखिए यहां पे अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करें, ठीक है, कुछ इस तरह से, अब वेक्टर r का जो प्रोजेक्शन वेक्टर होता है वो जिस एक्सिस के अबाउट एंगल लिया गया उस पर कितना होता है, r cos थीटा, कुछ इस तरह से। प्रोजेक्शन तो यही होता है मॉड ऑफ r, यानी इसका मैग्नीट्यूड r cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर कितना प्रोजेक्शन होगा, मॉड ऑफ r sin थीटा, कुछ ये प्रोजेक्शन आएगा। ये जो प्रोजेक्शन आया है मॉड ऑफ r sin थीटा, यहां पर देखो ये प्रोजेक्शन, ये डिस्टेंस जो आई हुई है ये r0 के बराबर आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये डिस्टेंस जो है वो r0 के बराबर आएगी। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पर और परपेंडिकुलर एक्सिस पर लेंगे तो r cos थीटा तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, और r sin थीटा r0 की डिस्टेंस के अबाउट में आएगी। ठीक है, पॉइंट P का जो प्रोजेक्शन होगा ये समझिएगा, इसी को हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करेंगे।
ठीक है, इसी को हम लोग यहां पे इंक्लूड करेंगे। जो स्पीड है ओमेगा इंटू आर साइन थीटा, कुछ इस तरह से लिख दी जाएगी। और ये है ओमेगा इंटू आर साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं नाउ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इस केस से वेलोसिटी अगर लिखनी हुई पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वेक्टर v कितना हो जाएगी, ओमेगा पर वेक्टर लगाइए और क्रॉस वेक्टर r, कुछ इस तरह से वेलोसिटी डिफाइन हो गई। ठीक है, यानी स्केलर से हम लोग वेक्टर फील्ड में आ गए, स्केलर को लेकर के हम लोग चले थे, यहाँ पे वेलोसिटी जो आई हुई थी, स्पीड निकाल रहे थे हम लोग ओमेगा आर नॉट को वेक्टर आर साइन थीटा लिया, और वेक्टर आर साइन थीटा जो है वो ओमेगा क्रॉस आर के फॉर्मेट में कुछ इस तरह से वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और ओमेगा क्रॉस आर जो है वो वेलोसिटी वेक्टर v के बराबर है। ठीक है, यानी स्पीड की बजाय अब वेलोसिटी की जरूरत पड़ गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो वेलोसिटी आई हुई है इस पार्टिकल p की, वो क्या है, r और ओमेगा के क्रॉस प्रोडक्ट में है, यानी वो वेलोसिटी ये इस एक्सिस और इस जो आपका ये वेक्टर r है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर यानी अंदर की साइड में कुछ इस तरह से बनेगी वेक्टर v। ये जो वेक्टर v बनेगा यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर, ये इनर साइड ऑफ द सर्किल है। ठीक है, ऐसे देखो कुछ इस तरह से कोई सर्कुलर पार्ट है, इसके अंदर की तरफ है। ठीक है, इनर साइड में, यानी पॉइंट P पर अंदर की तरफ परपेंडिकुलर है। इन दोनों के प्लेन को जो कंटेन कर रहा है ये प्लेन बोर्ड, इससे अंदर साइड में वेक्टर v की डायरेक्शन है। ठीक है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है, दो भी वेक्टर, जो किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और यही रीजन था, हमने शुरुआत में जो ओमेगा को लिखा था उस फॉर्मेट में, वो हमेशा नहीं लिखा जाता। जनरल केस इसका ये है, वेक्टर v इक्वल टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, ये जनरली लिखा जाता है, हमेशा किसी भी केस में लिख सकते। वो पर्टिकुलर केस था इसलिए हमने उसको इरेज करवा दिया। ठीक है, वो हमेशा नहीं लिख सकते, यानी ओमेगा को r और v के फॉर्मेट में जो हमने लिखा था r क्रॉस v, वो सही नहीं था। ठीक है, वो पर्टिकुलर था। तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई, द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी, देखो यहाँ पे पार्टिकल तो जो मूव कर रहा है इसकी हर जगह पे डायरेक्शन बदलती जाएगी, क्योंकि ये पोजीशन लगातार बदलती जाएगी, पोजीशन वेक्टर बदलता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन भी बदलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी v, द डायरेक्शन of this velocity v, the direction of this velocity v at any instant will be perpendicular to the position vector r, will be, अभी जो हमने बताया, perpendicular to the position vector, will be perpendicular to the position vector r, यानी position vector vector r, and tangential to the circular path, and tangential to the circular path। ये जो बात कही जा रही है, देखो कोई भी सर्कुलर पाथ हो उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होती है, इस पर, इस सर्किल पर टेंजेंशियल डायरेक्शन जो होगी वही इस सर्कुलर पाथ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन आती है। ठीक है, इस वेक्टर r पर अगर पॉइंट O से वेक्टर r ड्रॉ किया जाए, किसी सर्कमफेरेंस पर कोई भी पॉइंट लिया जाए, तो वेक्टर r पर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी वो हमेशा टेंजेंशियल होगी इस सर्कुलर पाथ के। ठीक है, यानी सर्किल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेक्टर r पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन आती है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कोई भी सर्किल की जो टेंजेंट होती है उस पॉइंट पर टच करती है, उस जिस पॉइंट पे टच करेगी उस पॉइंट को अगर सेंटर से हम लोग मीट कराएं तो वो लाइन जो ड्रॉ होगी और ये टेंजेंट लाइन जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी हर एक पोजीशन पर, कहीं पर भी ये आप ड्रॉ करके देख लीजिएगा। ठीक है,
ये प्रॉपर्टी होती है टेंजेंट की, किसी भी सर्किल के टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरह से जो आपका वेक्टर v है वो वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, यानी वेक्टर r के परपेंडिकुलर है, सिंपली लिया जाए तो वेक्टर r के अगर परपेंडिकुलर है तो वेक्टर r जो है आपका वो इस सर्किल में जो लिखा गया है वो कैसे आए, देखो वेक्टर r जो है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो वेक्टर v इस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन आएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जनरली जो केस था हमारा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने अभी लिया था पॉइंट ओ को सेंटर पर और यहाँ से रेडियस ड्रॉ की थी, इस पर टेंजेंशियल डायरेक्शन जो थी वो परपेंडिकुलर थी। ठीक है, पर इस सेंटर ओ के अबाउट अगर कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हम करें जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये स्ट्रेट लाइन जो हमने ड्रॉ की है कुछ इस तरह से नहीं है, इस प्लेन पर नहीं है, यानी इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये मार्कर जो दिख रहा है हमारा पेन, कुछ इस तरह से सर्कुलर लाइन है, एक एक्सिस है जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलरली जा रही है। इस प्लेन के किसी भी पॉइंट से इस सर्किल को अगर हम लोग मीट कराएं, किसी भी पॉइंट से इस सर्किल के सर्कमफेरेंस को मीट कराएं, उस सर्कमफेरेंस पर अगर टेंजेंशियल डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करें तो उस पॉइंट पर भी वो टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यानी सर्किल से के इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट से हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें वेक्टर आर पोजीशन, तो ये जो होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन जो टेंजेंट होगी उस पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये जनरल केस है। नाउ देखिए, अगर आप वेलोसिटी डिफाइन कर चुके हैं तो अगर इस पार्टिकल का p का कोई स्मॉल मास m मास है मान लेते हैं तो इसका मोमेंटम भी डिफाइन हो जाएगा, और अगर मोमेंटम डिफाइन हो जाएगा तो हम लोग एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द एंगुलर मोमेंटम of the particle p, now the angular momentum of the particle p about the point O will be, जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा, वेक्टर j से डिनोट कर रहे हैं मान लीजिए हम लोग, पॉइंट O के अबाउट पार्टिकल P का, यानी वेक्टर JP मान लीजिए कितना होगा, वेक्टर R क्रॉस M इंटू V। ठीक है, वेयर यहां पे लिख लीजिएगा, वेयर स्मॉल m बी द मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल m उस पार्टिकल का मास है। ठीक है, यानी जो पोजीशन वेक्टर r है उसका क्रॉस प्रोडक्ट किया गया है किसके साथ, मोमेंटम के साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और इसी को नाम दिया गया है एंगुलर मोमेंटम। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो आया है आपका, उसकी अगर हम लोग डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन देखो वेक्टर r और वेक्टर v के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी जो v था वो वेक्टर r के परपेंडिकुलर था, और जो एंगुलर मोमेंटम j आएगा उसकी जो डायरेक्शन दी जाएगी वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर लिखी जाएगी। ठीक है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, कुछ इस तरह से हम लोग डायरेक्शन दिखा रहे हैं वेक्टर jp की। ये डायरेक्शन इस वेक्टर r पर और वेक्टर v दोनों पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको 3D में इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जो डायग्राम बना है वो 2D में बनाया गया है। ठीक है, 2 डायमेंशन में डायग्राम है,
पर ध्यान दीजिएगा वेक्टर आर और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जेपी की, ठीक है। whose direction is perpendicular to वेक्टर आर एंड वेक्टर पी कहें या वेक्टर वी कहें, यानी लीनियर मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है। हियर वी ऑब्जर्व दैट वेक्टर जे इज नॉट in the direction of angular velocity ओमेगा। देखिए वेक्टर जे की जो डायरेक्शन है इन जनरल, यहां पे ओमेगा की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में, जिस एक्सिस के अबाउट हमने इसको रोटेशन लिया है उसी डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। और जो जेपी की डायरेक्शन आएगी या एंगुलर मोमेंटम की जो डायरेक्शन आ रही है वो ओमेगा के डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है, जनरली, ठीक है। पर्टिकुलर केस में हो सकता है पर इन जनरल हमेशा ये ओमेगा के डायरेक्शन में नहीं होगा। इसी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जनरेट होता है। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी वजह से होता है कि एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन से कोइंसाइड नहीं करती है, ठीक है। कैसे नहीं करती है, देखिए इस इक्वेशन को, इट कैन बी इजिली सीन बाय द इक्वेशन, इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1, ठीक है। तो वेक्टर जे जो है वो किस तरह से लिखा गया, देखिए वेक्टर जेपी या वेक्टर जे कहिए सिंपली, m इंटू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी, कुछ इस तरह से लिखा गया है, ठीक है। m को हमने आउटसाइड कर लिया क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। देखिए m इंटू वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आई हुई है, देखिए पिछले इक्वेशन में ओमेगा क्रॉस आर, ये रखिए, देखिए ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रहा है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हमने बताया हुआ है शुरुआत में, शुरुआती लेक्चर में ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट या ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया है। कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इंटू वेक्टर ओमेगा माइनस वेक्टर आर डॉट ओमेगा इंटू वेक्टर आर, कुछ इस तरह से डिफाइन है, ठीक है। जेपी की डायरेक्शन यानी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आई है पार्टिकल पी के, कुछ इस तरह से डिफाइन है। वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर जो है वो आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर इंटू वेक्टर ओमेगा। और वेक्टर आर डॉट ओमेगा जो है ये क्वांटिटी अगर वेक्टर आर और वेक्टर ओमेगा, यहाँ पे देखो वेक्टर आर और वेक्टर ओमेगा अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, उस केस में ये टर्म जो है वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। जब थीटा 90 डिग्री होगा उस केस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो ओमेगा के डायरेक्शन के कोइंसाइड कर जाएगा या इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस होगा जब आर और ओमेगा आपस में परपेंडिकुलर हो जाएं। ये केस केवल किस मोशन में बनता है, सर्कुलर मोशन में बनता है, ठीक है। यानी जो होल बॉडी है वो अगर सर्कुलर मोशन करेगी, कोई पॉइंट लाइक पार्टिकल की तरह इसको ट्रीट करेंगे तभी ऐसा होगा, ठीक है। पूरे बॉडी को एक सिंगल पॉइंट मान के चलें और वो किसी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रही हो, तब क्या होगा, जे की जो डायरेक्शन होगी और ओमेगा की जो डायरेक्शन होगी वो सेम आती है। पर इस तरह से 3 डायमेंशन में कोई रैंडम शेप की बॉडी है, अगर उसकी रोटेशन की चर्चा करेंगे तो वहां पे ये केस राइज नहीं होगा, ठीक है। हमेशा जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो डिफरेंट डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यहाँ पे आर डॉट ओमेगा जो है वो आपका 0 नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसकी जो डायरेक्शन आई है कुछ अलग आई है, ठीक है। नाउ
ये तो पॉइंट पी की हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला था, पॉइंट पी का। नाउ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला जाए, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी, वो कितना होगा? देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है आपका, कैसे निकाला जाएगा? एक पार्टिकल का जेपी आया है, ठीक है, इसी तरह से जितने पार्टिकल हैं उन सब का जो एंगुलर मोमेंटम आएगा उन सब का हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर सम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वेक्टर जे इक्वल टू समेशन ऑफ वेक्टर जेपी, ठीक है। कुछ इस तरह से समेशन लग जाएगा इस वेक्टर जेपी पे। यहां पे लिखिएगा समेशन किसके लिए? फॉर ऑल पार्टिकल। इस तरह से जितने पार्टिकल हैं उन सब के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम होगा, ठीक है। इसको जनरली कैसे लिखेंगे? मान लीजिए वन कोई पार्टिकल है, जे ए प्लस जे बी, इस तरह से ए बी सी डी जितने पार्टिकल्स होंगे, अल्फा बीटा जितने पार्टिकल्स होंगे उन सब का वेक्टर सम हो जाएगा, ठीक है। तो जेपी जो आया वहां पे समेशन लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? समेशन एम इनटू वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर इनटू वेक्टर ओमेगा माइनस वेक्टर आर डॉट ओमेगा इनटू वेक्टर आर। कुछ इस तरह से निकल के आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम जो निकल के आएगा वेक्टर जे, कैसे निकल के आएगा? समेशन ऑफ m को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा m, मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, r के बराबर है एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये वेक्टर क्वांटिटी, माइनस m इंटू r डॉट ओमेगा को आप लिख लीजिए। मान लीजिए इनके बीच का एंगल मान क्या लें? यहाँ पे फिगर में देखिए इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा डिग्री है। वेक्टर r और वेक्टर ओमेगा इनके बीच का एंगल थीटा डिग्री है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? देखो जो डॉट प्रोडक्ट डिफाइन होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, यानी कुछ इस तरह से r ओमेगा इंटू कॉस थीटा और वेक्टर r यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ठीक, एम आर ओमेगा कॉस थीटा इंटू वेक्टर आर। यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ आर हम लोग इसमें इनबिल्ट कर दें तो ये डायरेक्शन केवल आर का एफ हो जाएगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर। कुछ इस तरह से इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? वेक्टर आर, कोई भी वेक्टर कैसे लिखा जाता है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इनटू डायरेक्शन, कुछ इस तरह से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यहाँ पे आर हमने लिया है, उसको अंदर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या बचेगा? आर का एफ, ठीक है। ये आ जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। यहां पे देखो अगर हमें इस एक्सिस के अलोंग लेना हो एंगुलर मोमेंटम, इस रोटेशनल एक्सिस के अलोंग में कितना एंगुलर मोमेंटम का पार्ट आएगा वो निकालना हुआ तो क्या होगा, ठीक है। Here the magnitude of angular momentum along the axis of rotation, यानी जिस एक्सिस के अबाउट में रोटेशन हो रहा है उसके अबाउट में मैग्नीट्यूड कितना होगा एंगुलर मोमेंटम का, उस डायरेक्शन में कितना आएगा पार्ट,
वो कैसे निकलेगा, देखो उसको हम लोग मान लें J0 से डिनोट कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको J0 से डिनोट कर रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड है इस एंगुलर मोमेंटम वेक्टर J का एक्सिस के अबाउट में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम J किसी भी डायरेक्शन में होगा, ये तो पार्टिकल P का था, नॉर्मल कोई डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन वेक्टर AB के डायरेक्शन में या ओमेगा की डायरेक्शन में हम लोग उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो कैसे आएगा, ठीक है। देखो क्या पार्ट निकल के आता है वहां से। ये जो वेक्टर है टोटल mr स्क्वायर ओमेगा और mr स्क्वायर ओमेगा cos थीटा इंटू वेक्टर r कैप, क्या करेंगे हम लोग इसमें प्रोजेक्शन लेंगे, किसके अबाउट लेंगे, एक्सिस यानी वेक्टर ओमेगा के अबाउट। प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समेशन ऑफ mr स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा r cos थीटा इंटू r cos थीटा, कुछ इस तरह से मैग्नीट्यूड आएगा, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे m भी इनबिल्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख दें, m को इससे आउटसाइड कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा माइनस ओमेगा इंटू r cos थीटा, और वेक्टर r जो होगा वो उस एक्सिस के डायरेक्शन में कितना होगा, वेक्टर r जो होगा इस एक्सिस के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ध्यान दो, वेक्टर r की जो डायरेक्शन होगी इस एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग इसका प्रोजेक्शन लें तो r cos थीटा आएगी, वो शुरू में हम बता चुके हैं। तो वेक्टर r की जगह पे क्या हो जाएगा, r cos थीटा लिखा जाएगा। इसको मान लेंगे बाई इक्वेशन 2, इसको लिख रहे हैं, ठीक है, बाई इक्वेशन 2। तो ओमेगा जो होगा अपनी एक्सिस के अराउंड यानी उसी डायरेक्शन में इसका पोर्शन जो है वो मान लेते हैं ओमेगा आया हुआ है, यानी इसमें से हम लोग डायरेक्शन का पोर्शन हटा दे रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ओमेगा में केवल मैग्नीट्यूड इनबिल्ट है, तो अपनी खुद की डायरेक्शन में कितना होगा, ओमेगा ही होगा, और ये जो वेक्टर r है वो ओमेगा की डायरेक्शन में कितना आएगा, r cos थीटा। तो कुछ इस तरह से हो गया, इसको सॉल्व कर लो। समेशन mr स्क्वायर ओमेगा माइनस mr स्क्वायर ओमेगा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कुछ ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस mr स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलें, J0 जो आपका आएगा समेशन ऑफ mr स्क्वायर ओमेगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे J0 को थोड़ा अरेंज कर लो, लिखें m ओमेगा इंटू r साइन थीटा का होल स्क्वायर, और J0 जो होगा वो किसके बराबर होगा, m ओमेगा इंटू r0 का स्क्वायर। देखिए r साइन थीटा जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर देखिए r0 के ही बराबर है r साइन थीटा, क्योंकि इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुटअप की थी r साइन थीटा। तो ये वैल्यू जो आएगी वो कुछ इस तरह से निकल के आएगी, और इसको लिख सकते हैं J0 इक्वल टू, देखो ओमेगा है उसको बाहर ले लें, इसको लिखते हैं समेशन ऑफ ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ठीक है, m r0 स्क्वायर। जिस एंगुलर वेलोसिटी से पूरी बॉडी रोटेट कर रही थी उसी एंगुलर वेलोसिटी से हर एक पार्टिकल भी रोटेट करेगा बॉडी का, इसलिए पार्टिकल के लिए और उस पूरी टोटल बॉडी के लिए एंगुलर वेलोसिटी को वही लिया गया है, ओमेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, ये नहीं कि पार्टिकल अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं और बॉडी किसी अलग एक्सिस के अबाउट रोटेट करती हुई दिख रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो क्वांटिटी आई हुई है ये क्वांटिटी, इसको हम लोग अलग से डिफाइन करेंगे। ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, हियर द क्वांटिटी
द क्वांटिटी समेशन ऑफ m r नॉट स्क्वायर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ए बी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी about the rotational axis AB, यानी AB एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक्सिस पर डिपेंड करेगा। एक्सिस अगर हम लोग चेंज करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। यानी रोटेशनल एक्सिस जैसी होगी उस बॉडी की, डिफरेंट एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी को रोटेट कराया जाए तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आएगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बॉडी का रोटेटिंग मास भी कहते हैं। ये एक्सिस डिपेंडेंट होती है। मास जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सिस पे। अगर किसी अनदर एक्सिस के अबाउट रोटेशन लिया जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा। तो ये अंतर है दोनों में। ठीक है, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास किसी बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन को डिफाइन करता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो रोटेशनल मोशन डिफाइन करती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो एक टेंसर क्वांटिटी कही जाती है, इसी वजह से कि हर एक एक्सिस के अबाउट एक ही बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आता है। ठीक है, इसके आगे जो है वो हम लोग अगले दिन प्रोसीड करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेंसर रिप्रेजेंटेशन कैसी है और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी इस रोटेशनल मोशन की। जो रोटेटिंग बॉडी है इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से डिस्क्राइब होगी, इसको भी अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी डिफिनीशन भी हम लोग लिखेंगे अच्छे तरीके से, किस तरह से होल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।